Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Unacademy Avengers class 6 to 10. तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेके। चैप्टर 5 चैप्टर 4 तक हमने सक्सेसफुली चैप्टर को समझा। आपको बहुत पसंद आ रहा है जैसे कि मैं देख सकती हूँ, और जैसी जैसी आपकी डिमांड है उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि एमसीक्यूज या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आऊं। लेकिन पहले हम चैप्टर क्विकली जो है कंप्लीट करते हुए चलते। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज आपने क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ा, यानी वोट देने का अधिकार। हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे, यानी पीपल्स का रूल है। अब पीपल्स का रूल कैसे होगा, जनता का पावर रूल कैसे सेटअप होगा, यानी जब जनता वोट दे पाएगी तभी तो। और जनता वोट कब दे पाएगी, जब हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा, यानी हर एडल्ट 18 और 18 प्लस जिसकी एज है, जो 18 साल का हो जाता है या 18 प्लस है, वो वोट दे सकता है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, सेक्स, कोई मतलब नहीं है, बस आप 18 प्लस है, यू कैन वोट। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं इसको बहुत अच्छे से। इसीलिए सबसे पहले आपसे कह रही हूं लाइक करो ताकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डल जाए, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, आपके क्लासमेट्स की हेल्प हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस आपको आगे मिले, और कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी यहाँ पे देख रहे हो पूछ रहे हैं कि वोट क्या होता है। ये तो सिर्फ वोटिंग है, इन्हें पता ही नहीं कि वोटिंग इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन ये कह रहे कि नहीं, ये सिर्फ वोटिंग नहीं है, ये दिखाता है हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी को, हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करता है। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी कैसे होगी, जब हमारा पावर होगा, जब हमारा रूल होगा, यानी आम जनता का। एवरी इंडियन सिटीजन एज 18 एंड 18 अबव हैज राइट टू वोट। मैंने अभी जस्ट बता दी, आपको पता है ना। ईच वोट हैज इक्वल वैल्यू, और सबके वोट की इक्वल वैल्यू है, चाहे वो वोट मैं दूं, चाहे कोई 80 ईयर ओल्ड पर्सन दे, चाहे कोई रिच पर्सन दे, चाहे कोई पुअर दे। 18 प्लस होना चाहिए और उसके वोट की वही वैल्यू होगी जो कोई किसी रिच पर्सन या किसी प्रेसिडेंट की होगी। इक्वालिटी इन वोटिंग, यानी वोटिंग में हमें इक्वालिटी देखने को मिलती है, बेस्ड ऑन आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें आर्टिकल हमारे 326 या 326 जो है आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें ये दिया गया है कि इक्वल राइट है वोट का, आपके वोट की इक्वल वैल्यू रहेगी। राइट अप्लाइज एट टू लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड लोकल इलेक्शंस। अब ये राइट कहां का अप्लाई होगा, लोकसभा के इलेक्शंस के टाइम पे, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के टाइम पे, और लोकल जो इलेक्शंस होते हैं उसके टाइम पे। नो डिस्क्रिमिनेशन बाय कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन और इनकम, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर टू वोट, कैन नॉट वोट फॉर समवन एल्स। और ऐसा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा कि कोई गरीब है तो वो वोट नहीं दे सकता, कोई लेडीज है तो वो वोट नहीं दे सकती, नहीं। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, इनकम लेवल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन वोट। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर टू वोट। हाँ, लेकिन आपका रजिस्टर होना चाहिए, वोटर आईडी वगैरह बनती ना, तो रजिस्टर होना चाहिए एज अ वोटर आपको, है ना। कैन नॉट वोट फॉर समवन एल्स, आप किसी दूसरे के बिहाफ में वोट नहीं कर सकते। मतलब माना कि हमें फ्रीडम है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे बदले आप चले जाओ वोट देने, नहीं भाई, आपको ही जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं गए तो एक वोट समझो वेस्ट। क्रिमिनल्स कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम्स लॉस्ट वोटिंग राइट्स। अब ऐसे जो क्राइम करते हैं, जो बहुत ही सीरियस क्राइम्स में मतलब एंगेज थे, जिन्होंने क्राइम कर रखा है, तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, 2024 जनरल इलेक्शन 980 मिलियन एलिजिबल वोटर्स, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारी जो लोकसभा के चुनाव अगर हम बात करें, जनरल इलेक्शन जिसे बोलते हैं, तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी अलग अलग एरियाज जो होते हैं ना, कि जहां से कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव के लिए, तो ऐसे ही 543 सीट्स थी या कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जिसमें बोला गया कि 980 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हमारे पूरे देखने को मिलते हैं। 2024, हाँ ये सॉरी, ये वही रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आगे क्या है, इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंश्योरिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये एक तरीके से क्या है, एक ढाल है, एक नींव है हमारी कंट्री की। क्या है, एक तरीके से ये नींव है जो ये इंश्योर करती है कि पॉलिटिकली क्या रहे, इक्वालिटी रहे। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ये मैं हर बार ही बोलती हूँ और आपको पता है आपको क्या करना है ना, बार बार नहीं बोलूंगी। चलो, ब्रिजिंग बैरियर्स, इनेबलिंग पार्टिसिपेशन, इंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। अब क्या है, जो भी बैरियर्स है, जो भी रुकावटें हैं, उनको पार करना है ना। अगर कहीं किसी को रुकावट आ रही है वोट देने में या किसी भी पर्पस में, तो उसको हम साथ देंगे, ब्रिज बनाएंगे, ताकि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, क्योंकि हम कहते हैं ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आप देखो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई जो है हम कह सकते हैं जो चल उठ नहीं सकता, पैरालाइज हो, चाहे व्हील चेयर में हो कोई, चाहे कोई देख नहीं सकता हो, लेकिन वोट सब देंगे, तो यानी जो गैप है उसको हम भरेंगे। डेमोक्रेसी वर्क्स व्हेन एवरीवन कैन वोट फ्रीली एंड फेयरली। डेमोक्रेसी जब ही हो सकती है जब हर कोई बिल्कुल फ्रीली और फेयर तरीके से वोट दे पाए। वोटिंग यानी पीपल्स वॉइस इन डेमोक्रेसी। अगर कोई वोट कर रहा है यानी पीपल की वॉइस है डेमोक्रेसी में, यानी आपकी आवाज हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। इंडिया की अगर बात करें तो यूके पॉपुलेशन से भी इंडिया की पॉपुलेशन 15 टाइम्स ज्यादा है,
फ्रांस के एरिया से 6 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए इलेक्शन हम कह सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि बोलते हैं ना जितनी बड़ी क्लास जितने ज्यादा स्टूडेंट है ना, थोड़ा सा दिक्कत होती है इतने सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करने में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI कंडक्ट इलेक्शन, ECI ensures no voter is left behind. Officials reach remote areas to help all citizens vote. इलेक्शन कमीशन जो है हमारी इंडिया की, वो जो हमारे इलेक्शन कंडक्ट करती है और वो इंश्योर करती है कि कोई भी वोटर पीछे ना रह जाए, है ना, और जो भी ऑफिशियल से रिमोट एरियाज में, मतलब ऐसे ऐसे एरियाज जहां दिक्कत होती है वहां पर वो पहुंच पाए। 2024 की बात करें तो एल्डरली और डिसेबल्ड कुड वोट फ्रॉम होम। अब जो डिसेबल है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वोट तो उसका कीमती है, वैल्यू है, तो वो भी वोट दे पाएगा। जिम्मेदारी किसकी यहाँ से? ECI की, वो अपने लोगों को भेजेंगे। ठीक है, पोस्टल वोटिंग फॉर सिलेक्ट वोटर्स। अब वोटर्स को सिलेक्ट करने के लिए पोस्ट के थ्रू वोटिंग हो रही है। ब्रेली वोटर्स कार्ड, एप्स फॉर असिस्टेंस, व्हील चेयर्स एंड रैम्प प्रोवाइडेड। देखो वोटर कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं इस तरीके के ब्रेले, है ना, और एप्स प्रोवाइड की जाती है असिस्टेंस के लिए, साथ में व्हील चेयर्स और रैम्प प्रोवाइड किया जाता है। जो चल वगैरह नहीं पाते तो उनके रैम्प्स, व्हील चेयर, ताकि वो जाए और वोट दे पाए, लेकिन कोई पीछे ना रह जाए। गोल, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस फॉर ऑल। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि सबको वोट देना चाहिए, सबको हम इंक्लूड करके चलेंगे और सब वोट दे पाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, यानी ECI की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी यही तो डेमोक्रेसी है कि सबका रोल हमें यहाँ पे चाहिए। क्लियर? देखो सब जा रहे हैं, देखो सब जा पा रहे हैं, यानी इनके लिए सुविधा भी की हुई है कि भाई ये पीछे ना रह जाए। द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI का रोल क्या होता है? इलेक्शन कमीशन यानी कोई कमीशन, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक तरीके की इंडिपेंडेंट बॉडी होती है दैट कंडक्ट्स एंड ओवरसीज इलेक्शंस इन इंडिया। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कंडक्ट करती है और ओवरसी करती है, मतलब ये देखती है कि इलेक्शन प्रॉपर तरीके से, बिना किसी अनफेयर बायसनेस के जो है इलेक्शन होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इंश्योर करती कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, कोई प्रकार का कोई धंधेबाजी, समझ रहे हो, कोई चालाकी, चीटिंग ना करे। ऑर्गेनाइजेस इलेक्शंस कीपिंग इन माइंड इंडिया साइज एंड डाइवर्सिटी। अब हमारी इंडिया बहुत बड़ी, पॉपुलेशन के मामले में तो इंडिया नंबर 1 पे, अच्छी बड़ी कंट्री एरिया वाइज भी देखा जाए, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रॉपर इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्योंकि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, यानी गवर्नमेंट का कोई इन पे वो नहीं होता कि गवर्नमेंट जो बोलेगी इन्हें करना है, ये अपने हिसाब से करेंगे। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लाइक जुडिशरी। कंडक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, एग्जांपल लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड अदर्स। अलग अलग टाइप के इलेक्शन से करवाते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं जिसमें हमारे PM वगैरह बनते हैं ना, वो सब, और स्टेट असेंबली जिसमें हमारे CM वगैरह बनते हैं। एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। एक तरीके से गार्डियन है हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के, करता धरता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ECI। ठीक है, प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड इक्वालिटी इन इलेक्शन। हम जो इलेक्शन में अपना भरोसा रखते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा, जो हमारा फेथ है, तो वो कौन बिल्ड करता है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसमें ये इलेक्शन कमीशन हमारा की रोल प्ले करती है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? आया समझ में? चलो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इनके बारे में समझते कि है क्या। रोल समझ लिया, लेकिन इंट्रोडक्शन तो समझ लें। ECI एक तरीके से इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस्टेब्लिश कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, 1950, हमारे आजादी के 3 साल बाद, ये समझ लो 1950। एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। ये इंश्योर करती कि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन हो। कंडक्ट किस किस लिए होती है? लोकसभा के चुनाव के लिए, राज्यसभा के लिए, स्टेट असेंबली के चुनाव के लिए, इवन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI की रहती है। तो अब आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्या पावर होगी इनके पास, और पर उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट यही बिल्ड करते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 to 52 एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी। पहला जो जनरल इलेक्शन है कब हुआ था? 1951-52 में। और इसने कैसे काम करा था? एक तरीके से गार्डियन, डेमोक्रेसी के गार्डियन, जैसे हम बोलते थे कि आपके कोई गार्डियन है तो कोई कोई है आपके देख रेख वाले, कोई है अपने, तो इसी तरीके से ये है, ये जो डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, तभी हमारे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश्ड है। ये देखो, ये ऑफिस है ECI का। ठीक है, चलो लाइक करते चल रहे हो ना? लाइक करते चलो, है ना। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। चैप्टर बहुत इजी है, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना है ना। और साथ में आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, हाँ, स्क्रीनशॉट सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी लेते चलना है। देखो, ECI परफॉर्म्स क्रूशियल टास्क लाइक, अब क्या क्या टास्क परफॉर्म करती है ECI, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इलेक्शन डेट्स को सेट करना, भाई डेट कब है, डेट कब इलेक्शन की, तो कौन सेट करेगा? ये सेट करेंगे। रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में खड़ी हो रही, उनको रजिस्टर करना, बीजेपी, लोक दल, जनता पार्टी, है ना, आप वगैरह, कांग्रेस।
एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट की क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हम बोलते ना कि अरे तुमको कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना है तो सब पार्टियों के लिए, तो वो एस्टेब्लिश करना। ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, पूरी जो प्रोसेस होगी इलेक्शन की रिजल्ट तक, है ना, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईसीआई पर होती है। क्लियर बच्चा? चलो नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। स्टेट लेवल या यूटी, यूनियन टेरिटरी लेवल पे बात करें तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यहाँ पे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, जिसमें भी होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर आरओ, ये कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस। फिर होते हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ, जो वोटर लिस्ट जो बनती है ना उसको मैनेज करते हैं। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्लियर? चल, मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, अब इलेक्टोरल प्रोसेस भी तो मैनेज करनी है ना, ये जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है। तो देखो हमारी अगर बात करें तो अबाउट 980 मिलियन वोटर्स हमारे हैं, ठीक है। 543 हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी जहां जहां से लोग बिलोंग करते कैंडिडेट्स, हमने 543 सीट्स, ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन, और जो है हमारा पोलिंग स्टेशन यानी जहां पे हम वोट दे सकते हैं, बूथ हम बोलते हैं पोलिंग बूथ, तो लगभग हमारे पास 1 मिलियन है। अब कैसे इनको मैनेज करना है, जरूरी है भाई, इतनी सारी चीजें तो है। तो मैनेजिंग इलेक्शंस इन इंडिया इज अ ह्यूज मैमोथ टास्क। ऑब्वियसली आपको 4 लोगों को या मेरे को 4 क्लास मैनेज करने को दे दो तो उसमें मुझे ऐसा लगे ओ माय गॉड 4 बच्चों को इस क्लासेस को संभालना, इतने सारे स्टूडेंट, तो इनको तो मिलियंस ऑफ जनता को संभालना है, ठीक है। तो वाकई में इट्स अ वेरी टफ एंड ह्यूज टास्क, रिस्पॉन्सिबल जॉब है। द ईसीआई अपग्रेड्स इट्स सिस्टम्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखो इसमें बार बार फ्री एंड फेयर इक्वालिटी हमें देखने को मिलेगा, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। इंश्योर करता है कि फ्री फेयर तरीके से इलेक्शन हो भाई, तभी तो यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द इलेक्टोरल सिस्टम इज मैसिव एंड कॉम्प्लेक्स एंड नीडिंग एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, मैसिव है और थोड़ा जटिल भी है, क्योंकि बड़े स्तर पे ना जो भी चीज बड़ी होगी तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, टफ होगी, नीडिंग एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो इसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर एफिशिएंसी चाहिए कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे एग्जाम्पल हो गया लोकसभा इलेक्शन, इसमें बहुत बड़ी प्रोसेस होती है क्योंकि पूरे देश भर में यहाँ पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। स्टेट असेंबली इलेक्शन फॉलोज अ सिमिलर प्रोसेस, इवन स्टेट के जो चुनाव होते हैं वो भी सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली एट डिफरेंट टाइम्स अक्रॉस इंडिया। देखो पीरियडिकल बेसिस पे होते हैं और डिफरेंट टाइम्स पे, अलग अलग चरणों पे। हम नहीं बोलेंगे सारे स्टेट में सेम टाइम पे हो रहे, बिल्कुल ही सेम टाइम पे, कुछ कुछ स्टेट्स में होते, कुछ में कुछ दिनों बाद होते, अलग अलग चरण होते कि चुनाव का पहला चरण, चुनाव का दूसरा चरण, आपने सुना होगा। Several polls occur every year in various parts of the country, है ना, हर साल जो है पोल्स होते हैं कंट्री के हर अलग अलग कोने पे, अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि भाई 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, 1 मिलियन पोलिंग बूथ हमने पढ़ा, और इतनी सारी जनता तो एकदम से एक गो में तो होगा नहीं ना, तो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज एंड हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट दे डू इट वेरी वेल, दे मैनेज इट वेरी वेल बिकॉज दे हैव एफिशिएंट जो है मैनेजमेंट सिस्टम, दे हैव टू मैनेज इट एफिशिएंटली। क्लियर? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है इन चीजों के लिए, यानी एमसीसी, क्या इंश्योर कराना कि भाई इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, है ना, कोई भी प्रकार की यहाँ पे गलत गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। लिस्ट डूज एंड डोंट्स फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, यहाँ पे लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स को क्या करना है, पार्टीज को क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर ये नहीं करना है तो बच्चा नहीं करना है पार्टीज के लिए। मतलब मैं अगर चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हो रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी करूंगी, मेरे लिए भी यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा रखा है कि भाई देखो आप ऐसा कर सकते हो और ऐसा नहीं करना है, वरना नाम चला जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, आप नहीं लड़ पाओगे चुनाव। गवर्नमेंट कांट यूज पावर रिसोर्स फॉर इलेक्शन गेन, नो न्यू स्कीम्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी सरकार है, कोमल मैम की सरकार है, तो अभी मैं गवर्नमेंट में और मैं दोबारा चुनाव लड़ रही हूँ, तो अभी मैं कैंडिडेट भी बन गई एक तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं कैंडिडेट हूं तो मैं अपनी रिसोर्सेज यूज करूं क्योंकि मेरी तो सरकार है, या मैं कोई स्कीम्स का सहारा लूं, कुछ भी लॉन्च करूं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं बिल्कुल आम इंसान की तरह हूं, आम कैंडिडेट की तरह हूं, मैं अपनी गवर्नमेंट की पावर को यूज नहीं कर सकती। सरकार थी लेकिन अब मैं नॉर्मली चुनाव लड़ूंगी, अब अगली बनूंगी नहीं बनूंगी वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी की जो पावर है वो मैं यूज नहीं कर सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है पावर यूज नहीं कर सकती, रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकती, नो कोई नई स्कीम्स नहीं निकालेगी जनता को इंप्रेस करने के लिए कि देखो हमने इस टाइम पे आपके लिए स्कीम निकाली तो अब आप हमें वोट दो, है ना, जनता को कुछ ऐसा नहीं कर सकते। कैंडिडेट मस्ट एक्ट पीसफुली एंड रिस्पॉन्सिबल, कैंडिडेट को बहुत धैर्यता से काम लेना है, शांतिमय तरीके से काम लेना है और रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना है। ब्राइबिंग और गिफ्टिंग वोटर्स पनिशेबल ऑफेंस, अगर पता चलता है कि आप वोटर्स को खरीद रहे हो, रिश्वत दे रहे हो, तो ये क्या है, दंडनीय अपराध है, आपको इसके बदले दंड मिलेगा, पनिशेबल ऑफेंस है। क्लियर? चलो
अंडरस्टैंडिंग इलेक्शंस इन इंडिया, अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। अब इलेक्शन समझते लोकसभा के लेवल पे, है ना, और यहाँ पे राज्यसभा को, है ना, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे राज्यसभा। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो इलेक्शंस होते हैं एक तरीके से फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। 3 लेवल होते हैं हमारे, लोकसभा, स्टेट लेवल और लोकल बॉडीज, ठीक है। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारी देश की। विनर जैसे अगर हम बात करें, जो विनर बनता है वो नेशनल लेवल पे आता है, वो हमारे एमपी बनते हैं ना, जो विनर रहेंगे एमपी बनेंगे, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे जो जीतते हैं, स्टेट के जो अलग अलग चुनाव होते हैं ना, कि यूपी के चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, तो वो स्टेट लेवल इलेक्शन है। लेकिन हम बोल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में चुनाव चल रहा है पूरा, तो वो नेशनल लेवल यानी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो अगर एमएलए बन रहे तो स्टेट लेवल पे, एमपीज बन रहे तो नेशनल लेवल पे। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, जो विधानसभा में बैठते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेचर हम बोलते हैं। और एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो हमारी लोकसभा में बैठते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मोस्ट वोट्स विंस, है ना। मतलब क्या है, वही वाली बात है, जो मेजोरिटी में रहेगा, जो मेजोरिटी पार्टी होगी, जिसके ज्यादा वोट होंगे, फॉर एग्जांपल 500 में से किसी पार्टी के 300 हो गए, तो ऑब्वियसली मेजोरिटी वाली जीतेगी, तो वो क्या बन जाएगी, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। अब मानो अगर स्टेट लेवल पे, तो स्टेट मतलब राज्य लेवल पे, तो फॉर एग्जांपल एमपी के चुनाव हुए, उसमें से जस्ट बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी जो अपने एमएलए है उनमें से अपना लीडर चुनेगी, जो उनका लीडर होगा वो सीएम बनेगा, चीफ मिनिस्टर। अब नेशनल लेवल पे बात करें, जैसे हमारे मोदी जी, तो अब क्या हुआ, अभी तो हमारी जो है गठबंधन की सरकार है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो था उससे पहले वाले जो थे बीजेपी जीती थी, तो बीजेपी के जो एमपी थे उन्होंने अपना लीडर चुना, यानी मोदी जी को, और मोदी जी क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये हमारे नेशनल लेवल के हैं, ये हमारे स्टेट लेवल के हैं। SEC कंडक्ट्स लोकल इलेक्शंस विद ECI, जो हमारी SEC यानी स्टेट, अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्शन, तो क्या करती है, लोकल इलेक्शंस करती ECI के साथ, है ना, मतलब लोकल बॉडीज के जो होते हैं, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये किस पर बेस्ड होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड होते हैं, यानी 18+ वही है, आप वोट दे सकते हो। क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के इलेक्शन की हम बात करें, यानी लोकसभा और विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव की इलेक्शंस की बात हो रही है। अब राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो यहाँ पे पीपल वोट नहीं देते कि मैं जाके वोट दूंगी, मेरा जो रोल रहेगा वो लोकसभा और विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव के उसमें रहेगा। अब यहाँ पे पीपल वोट नहीं देती, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। 245 मेंबर्स होते हैं, 233 को कौन रहते हैं, बाय एमएलए, उनको कौन सिलेक्ट करते हैं, जो स्टेट लेवल के जीते हुए रहते हैं ना, एमएलए में बोली थी, स्टेट लेवल के, विधानसभा के, तो वो उन लोगों को वोट देते हैं, राज्यसभा वालों को, ठीक है। और बाकी 12 को कौन नॉमिनेट करते हैं, डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सीट्स बेस्ड ऑन स्टेट पॉपुलेशन, सीट किस पर बेस्ड होती है कि किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, कोई स्टेट में अच्छी पॉपुलेशन है, कई स्टेट में कम पॉपुलेशन है, ठीक है। परमानेंट हाउस नेवर डिसॉल्व, इसे परमानेंट हाउस भी बोला जाता है क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। जैसे हम होते हैं ना कि लोकसभा के 5-5 साल में चुनाव होते हैं, 5 साल हुए खत्म सब कुछ, फिर नए चुनाव होंगे, नई पार्टी आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, है ना। और इसका टाइमलाइन होता है 6 ईयर्स, है ना। यहाँ पे 1/3 जो है रिटायर्ड, हर कोई 1/3 रिटायर्ड होते रहते, हर 2-2 साल में, तो कुछ को रिटायर हो रहे, नए नए आते जा रहे, तो कभी खत्म नहीं हो रहा, साइकिल चलती जा रही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 50,000 है, मैं 30,000 खर्च भी कर रही हूँ, तो फिर जो है 20,000 आ जा रहे हैं, फिर मैं 10,000 खर्च कर रही हूँ, तो फिर 40,000 आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब कभी एंड नहीं हो रहा कि मेरा अकाउंट जीरो हो गया। समझ में आया। यूज इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये सिंगल तरीके से ट्रांसफर होता है, इस तरीके का वोट सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्लियर। चल नाउ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू है, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, यहां भी पीपल डायरेक्टली इन्हें इलेक्ट नहीं करते, यहां भी पीपल का डायरेक्ट रोल नहीं होता। चूजन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ, यहाँ पे इनको कौन चूज करते हैं, एमपी, लोकसभा प्लस राज्यसभा के लोग, और एमएलए यानी स्टेट प्लस दिल्ली और पुडुचेरी, मतलब यहाँ के लोग, है ना। यूटीज की अगर हम बात करें, यूज ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यहां भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज किया जाता है। इंश्योर सपोर्ट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, यहाँ पे इंश्योर किया जाता है दोनों, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, दोनों का रोल यहाँ पे हम देखते हैं। मोर पॉपुलर स्टेट्स हैव ग्रेटर वेट, अब जो स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलेशन, तो उनका भार हमें ज्यादा मिलेगा, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो है प्रोपोर्शन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो स्टेट बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे वोट कौन नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के लिए, तो जो नॉमिनेट होते हैं, मतलब जिनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करा था ना, राज्यसभा में हमने पढ़ा था, कुछ को तो एमएलए ने सिलेक्ट करा था 233, और बाकी 12 को जो है हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करे, तो वही जो 12 नॉमिनेटेड है ना, एमपी या एमएलए, तो वो वोट नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, उनको तो प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेट करा था, वो वोट नहीं देंगे। जैसे एमएलसीज, ये कौन नॉमिनेट होंगे, हमें एमएलसीज हो गई, और हमारे यूटी मेंबर्स, ये भी क्या रहेंगे, ये भी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अगर हम बात करें, तो ये भी नहीं, ठीक है।
ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड रेप्स वोट्स इंश्योर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, मतलब जो डायरेक्ट इलेक्टेड, जो इनके थ्रू जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये जो ये मेंबर्स वोट करेंगे, तो ये इंश्योर करता है कि एक तरीके से क्या बनी हुई, लेजिटिमेसी बनी हुई है, किसी प्रकार की इलीगल गतिविधियां नहीं हो रही, सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, समझ में, कानूनी तरीके से बेसिकली। नाउ इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, चलो इनका नेम आप मुझे कमेंट में बताना है ना, ये जो है इनका नेम आपको मुझे क्या करना है, कमेंट में बताना है ना, कमेंट करके इनका नेम बताना, ठीक है। चलो, इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेट मेंबर्स। यहाँ पे इनका वोट कैसे इनको कैसे चुना जाता है कि दोनों ही हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेट, दोनों ही वोट दे सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट में नॉमिनेट नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे दे सकते हैं। यूज ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यहाँ भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, हमारे राज्यसभा के चेयर में वो होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज। अब कभी ऐसा होता है कि जब प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर पाता, प्रेसिडेंट नहीं रह पाता, कुछ भी ऐसे हालात स्थिति बन जाती है, इंसान है, तो उसकी जगह पे, उनकी जगह पे फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है सारे डिसीजंस लेते हैं, अपनी ड्यूटीज, उनके जो प्रेसिडेंट के बिहाफ में ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। क्लियर, तो ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हमने देखा। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो जब सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ, चैप्टर आपको इतने अच्छे से समझ में आया, तो आपको क्या करना है, छोटू सा तो काम करना है, जैसे कि मैंने बोला, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो भाई, शेयर करो। टीचर एफर्ट्स लगाती, प्यारी प्यारी स्लाइड्स बना के लाती, जितने कॉम्पैक्ट वे में, शॉर्ट से शॉर्ट वे में हो, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है। और अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहे, तो ऑलमोस्ट 50-60%, तो आपको 60% तो मोस्टली आप देखते हो डिस्काउंट आपको मिलता है, तो क्यों आप उसको भाई ग्रैब नहीं करते, आप मेरा कोड KG09 यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ भाई हमारा आज का ये सेशन, हमारी वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।